सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की डेफिनेशन हेल्थ की क्या है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताइए फटाफट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज आप सारे आंसर देंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ दैट इज गिवन बाय WHO। बताइए फटाफट। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, और देखिए इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, एंड नॉट मियरली an absence of disease or infirmity। सो देखिए बड़े ध्यान से, जो आपने कहा कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, उसके बाद एक और लाइन है, इसको ध्यान से देखिए, केवल डिजीज की एब्सेंस या इंफर्मिटी की एब्सेंस को ही आप हेल्दी नहीं कहेंगे। इट्स अ पॉजिटिव कंसेप्ट। सो हेल्थ एक बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट है। इनफर्म का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी आदमी को कोई डिजीज हुई और वो डिजीज ट्रीटमेंट से ठीक भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, सो वी विल से दैट द पर्सन इज नॉट डिजीज्ड बट इज एक्चुअली इज हैविंग इंफर्मिटी। सो केवल फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ही नहीं, हमने ये कहा कि ना तो केवल डिजीज की एब्सेंस और इनफर्मिटी की एब्सेंस ही आप हेल्थ नहीं कह सकते। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट। देखिए आगे चलते हैं। मुझे यह बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली, सपोज करिए एक एरिया में, किसी एक एरिया में, लेट अस से इन ईयर एवरी मार्च, हर साल मार्च में किसी डिजीज के 200 केसेस होते हैं। सो हमने ये कहा कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहां पर हर साल मार्च के महीने में किसी डिजीज के 200 केसेस होते हैं। इस चीज को आप कहेंगे इंसिडेंस। सो द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज 200 cases per year approximately in the month of March every year। अचानक किसी ईयर में मान लीजिए ये नंबर 2000 हो गया, सो क्या कहेंगे कि इस एरिया में क्या चीज हो रही है? व्हाट इज द फिनोमिना हैपनिंग हियर? क्या कहेंगे? अचानक इंसिडेंस इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे ये बताइए कि इस चीज को आप क्या कहेंगे? आहिब ने बहुत शानदार आंसर दे दिया है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब अब हमें समझ में आ गया। एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो एक एरिया में कन्फाइंड है, लो इंसिडेंस रहती है और लो इंसिडेंस से एक एरिया में होती चली जाती है। इस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। ऑन दी अपोजिट हैंड, अगर कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड में काफी हाई इंसिडेंस में दिखाई दे रही है, तब हम उसको पैंडेमिक कहते हैं। सो पैंडेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड को इसने इन्फेक्ट किया हुआ है और इंसिडेंस काफी हाई है। इस तरह की चीज को आप क्या कहते हैं? पैंडेमिक। अभी जो लेटेस्ट कोविड-19 जो डिजीज है, इट इज अ पैंडेमिक। इससे पहले HIV इज अ पैंडेमिक, और जो क्लासिकल पैंडेमिक है ह्यूमन बींग्स का, जो हमेशा से ह्यूमन बींग्स के साथ रहा है, दैट इज द कॉमन कोल्ड। सो अगर मैं पैंडेमिक की बात करूं तो कॉमन कोल्ड, फिर मैंने क्या कहा? HIV एक पैंडेमिक था, और अभी जो बिल्कुल मॉडर्न पैंडेमिक आप देख रहे हैं, जिसके अंडर पूरा वर्ल्ड रह रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोविड-19। सो नाउ वी हैव द वर्ड्स एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। व्हाट इज अ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज? मुझे बताइए कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। यस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन आल्सो बी पैंडेमिक। किसी बच्चे ने बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है, कैंसर, डायबिटीज। ठीक है, यस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी क्या हो सकती हैं बेटे? पैंडेमिक हो सकती हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए, हाँ, सो हमने ये कहा कि किसी इंफेक्टेड आदमी से, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा आज आपसे। मुझे बताइए व्हाट इज मेंट बाय इन्फेक्शन? इसका मतलब बताइए क्या होता है? इन्फेक्शन किसे कहते हैं? बहुत कॉमन नाम है बेटे, देखें जरा आप क्या जानते हैं इन्फेक्शन के बारे में। सो इन्फेक्शन में होता क्या है? देयर इज एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द होस्ट बॉडी। सो देखिए, एंट्री ऑफ पैथोजन कहते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। सो जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है, पैथोस वुड बी द वर्ड फॉर डिजीज। दैट इज व्हाई पैथोलॉजी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पैथोलॉजी एंड व्हाट इज पैथोजन। और एंट्री के बाद में वहां पर बॉडी के अंदर उसकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन, उसका नंबर इंक्रीज होना, या दोनों,
या दोनों होना, इस चीज को आप इन्फेक्शन कहते हैं। केवल एंट्री को इन्फेक्शन नहीं कहते बेटे, एंट्री ऑफ पैथोजन के बाद में पैथोजन का बॉडी के अंदर या तो ग्रो करना या मल्टीप्लाई करना या दोनों करना। जैसे मलेरियल पैरासाइट दोनों करता है, ग्रो भी करता है, एडल्ट फॉर्म भी अपनी अपनी एक्वायर करता है और नंबर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस चीज को आप क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई जना इस डे पर, लेट अस कॉल इट एज डे 0, एंड डे 0 में somebody gets infected, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि इन्फेक्शन का मतलब क्या है, then there would be a sign or symptom that appears on a particular day. सो मान लीजिए कि इन्फेक्शन के बाद में, लेट अस से 10 दिन के बाद में या 10th डे किसी आदमी को साइन या सिम्टम आया है। सिम्टम वो जो जनरली पेशेंट बताता है, साइन वो जो फिजिशियन एलिसिट करता है। सो दिस डिजीज हैज सम साइन एंड सिम्टम। जब भी आप डिजीज कहते हैं, इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिजीज को डिफाइन नहीं करता है बेटे। आपने डिजीज की डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी WHO की। WHO हेल्थ तो डिफाइन करता है लेकिन डिजीज को डिफाइन नहीं करता है, और हम पढ़ रहे हैं डिजीज। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमने ये कहा कि डे 10 पर क्या आया, साइन एंड सिम्टम आया, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है, व्हाट इज दिस पीरियड कॉल्ड एज, इंक्यूबेशन पीरियड। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर कैसे दे रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो हमने ये कहा कि ये इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है इन्फेक्शन से लेकर के पहले साइन सिम्टम तक। आज के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड SARS-CoV-2 का कितना है? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ SARS-CoV-2? ये जो वायरस है जो कोविड-19 करता है, इसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड करीब कितना है? So yes, it is a maximum of 14 days. Yes, you are right. It is anything between 2 to 14 days. And we will say कि अगर कोई जना इन्फेक्टेड हुआ है तो 14 दिन तक उसके अंदर साइन सिम्टम आ जाने चाहिए अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है। यही वो वजह है कि हमने इस टाइम के लिए आइसोलेशन एडवाइस किया है। अब एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी दैट वी आर अंडरगोइंग। हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज है। अगर किसी जने को इन्फेक्शन हुआ है, कोई जना पार्टी में गया, वहां पर कोई जना पॉजिटिव मिला, आप उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आए, चांसेस हैं कि आपके अंदर वायरस एंटर किया हो, लेकिन 14 दिन के अंदर साइन सिम्टम आ जाएगा। इस 14 दिन के लिए हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए घर में, बाकी लोगों से नहीं मिलिए ताकि ये डिजीज आगे ट्रांसमिट ना हो। और इस चीज को आप एक और शब्द से जोड़ सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं क्वारंटीन। सो इसको आप कह सकते हैं क्वारंटीन। सो क्वारंटीन कितने दिन का करना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पैथोजन। जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके हिसाब से आप क्वारंटीन लगाते हैं। बहुत अच्छे। अब देखिए बेटे, आपने बिल्कुल एक और बात बहुत अच्छी कही, somebody who is infected, the disease is transmitted to a normal person and then there is an agency that is involved, or it may be, yes you are right, it may be a direct contact as well. This type of disease would be called as an infectious disease or communicable disease. या तो बीच में कोई एजेंसी है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, या हमने ये कहा कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है, वेक्टर भी हो सकता है। इस तरह की बीमारी को आप इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं, जो किसी इन्फेक्टेड जने से किसी नॉन इन्फेक्टेड आदमी तक ट्रांसमिट हुई है। बीच में या तो एजेंसी है या डायरेक्ट कांटेक्ट है। डायरेक्ट कांटेक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस की एक सब वैरायटी को बोल देते हैं, कई बारी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज दैट दे आर कंटेजियस। सो बिल्कुल डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट से जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रही हैं, इनको आप कंटेजियस डिजीजेस भी कह सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये शब्द अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फेक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज एन इन्फेक्टेड डिजीज। ये वो कुछ चीजें थी, ये सिंपल कुछ डेफिनेशंस थी जो कि मुझे इस चैप्टर में अपनी डिजीजेस को करने से पहले एक बार अपने दिमाग में रखना था। अब हम बहुत आसान काम करेंगे। सो पहली डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, टाइफॉइड। अब मैं ये चाहता हूं कि आप तेजी से मुझे बताते जाइए व्हाट इज द पैथोजन। शाबाश, बताइए पैथोजन कौन है, व्हाट इज द पैथोजन ऑफ टाइफॉइड। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। मुझे बताइए कि ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। शाबाश, लेट अस डू इट फास्ट नाउ।
टाइफॉइड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। टाइफॉइड में पैथोजन हमें समझ में आ गया कि दिस पैथोजन इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। मुझे दूसरी बात ये बताइए, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? फीकल ओरल। फीकल ओरल बिल्कुल करेक्ट है बेटे। फीकल ओरल का मतलब है थ्रू द कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वाटर, ऑब्वियसली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जाकर के बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? इसकी पैथोजेनेसिस कहां पर होगी? किस पार्ट में जाकर के बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? शाबाश बेटे। व्हाट इज द पार्ट दैट वुड बी अफेक्टेड प्राइमरीली बाय द साल्मोनेला टाइफी? So the answer would be intestine. Yes, you are absolutely right. It will cause intestinal inflammation. मुझे ये बताइए कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स बताइए टाइफॉइड के। सो टाइफॉइड के साइन एंड सिम्टम्स बताइए। देयर वुड बी पेन एब्डोमेन, सो देयर कैन बी एब्डोमिनल पेन। हम बहुत मेजर वाले बात कर रहे हैं। देयर वुड बी अ फीवर, so there would be a fever and there can be headache. There can be loss of appetite. People may present diarrhea or with constipation. Both can happen, and the body has a characteristic rash. बॉडी के ऊपर एक लाल रंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है बेटे? रैश आता है। सो ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो टाइफॉइड में 12वीं के बच्चे को पता होना चाहिए। नीट पीजी एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नीट यूजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, तब आप नीट पीजी में एक एक बात करिएगा कि स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर किसे कहा जाता है, इस रोज रैश को क्या कहा जाता है, क्या डिफरेंट है, ब्लैंच करता है कि नहीं करता है इसमें, और पेटिकिया में क्या डिफरेंस है, वो आज हम बात नहीं करेंगे। हमें इतनी बात समझ में आ गई। मुझे बताइए, अगर बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट है तो इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड? मान लीजिए किसी जगह से बैक्टीरिया निकल के ब्लड में पहुंच गया और ब्लड में प्रेजेंट है, आप ब्लड में बैक्टीरिया को कल्चर कर पा रहे हैं। आप ये बताइए कि इस तरह की स्टेज को क्या कहेंगे? सो व्हाट वुड बी द स्टेज कॉल्ड एज? द स्टेज वुड बी बैक्टीरीमिया। देखिए बेटे, अब काम की बात सुन लीजिए बड़े ध्यान से। सो सिंपल प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड वुड बी बैक्टीरीमिया। और अगर ये बैक्टीरिया, कुछ ध्यान से सुनिएगा बेटे, बहुत ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट है, आपने कहा बैक्टीरीमिया, और अगर ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से, मान लीजिए वेजोडाइलेशन होता है, सो वेजोडाइलेशन की वजह से हाइपोटेंशन होगा, द ब्लड प्रेशर विल गो डाउन, और ब्लड प्रेशर चाहिए ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, और अगर ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, कई बार सेप्टिक शॉक भी कहा जाता है। सो यहां पर जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरीमिया एंड सेप्टिसीमिया। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज शॉक। ये भी हमें समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर की जरूरत किस लिए है। व्हाई शुड द आर्टीरियल सिस्टम विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल इन देयर वॉल सो दैट दे कैन मेंटेन अ प्रेशर। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। सो क्या आपकी एनसीईआरटी कुछ कॉम्प्लिकेशन बता रही है? ऑब्वियसली एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है, इट कैन कॉज बैक्टीरीमिया एंड सेप्टिसीमिया, एंड इट कैन कॉज sometimes intestinal perforation। सो देखिए ये क्या कॉज कर सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और अगर आप समझ पा रहे होंगे कि अगर परफोरेशन हुआ है, सो परफोरेशन की वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा एब्डोमिनल कैविटी में और उसको इन्फ्लेम्ड करेगा। दिस इज अ सर्जिकल इमरजेंसी विद अ वेरी हाई मॉर्टेलिटी। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ होने के। सर्जिकल इमरजेंसी है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन लीडिंग टू अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज पेरिटोनाइटिस, एंड दिस पेरिटोनियम आप जानते हैं कवरिंग होती है एब्डोमेन की, और अगर इन्फ्लेम्ड होती है तो इट बिकम्स अ ग्रेट सर्जिकल इमरजेंसी। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज टाइफॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, टाइफॉइड में कई बारी सब क्लिनिकल इंफेक्शन होता है। सो सब क्लिनिकल का मतलब यह है कि इंफेक्शन है लेकिन साइन सिम्टम नहीं आ रहा। सो देखिए बड़े ध्यान से, हमेशा
जो इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए अब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, क्योंकि अगर आप डिजीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप केवल उन्हीं लोगों को देखेंगे जिनमें साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन एक साइन एंड सिम्टम आने के पीछे करीब 100 लोग ऐसे होते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम नहीं है। इसको आपने प्री क्लिनिकल सब क्लिनिकल इंफेक्शन कहना शुरू किया, अभी साइन सिम्टम आए नहीं है या लोड इतना कम है कि साइन सिम्टम दिख नहीं रहे हैं। इस तरह के केसेस में इंफेक्शन है लेकिन वो अभी डिजीज नहीं है, वो साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पैराडाइम शिफ्ट किया है। इसीलिए हमने ये कहा है कि अगर हम केवल डिजीज को देखते रहेंगे तो बड़ी अच्छी सर्वेलेंस नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान केवल डिजीज के ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज पर होना चाहिए जिसका नाम है इंफेक्शन। डिजीज केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत से केसेस होते हैं। सो यहां पर कई बारी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, देयर कैन बी द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैरियर स्टेट। सो केवल ह्यूमन बीइंग साल्मोनेला टाइफी का कैरियर और रिजर्वायर है। सो इसका मतलब ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, थ्रू सम एजेंसी होगी और वो एजेंसी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है। सो दिस इज हाउ द डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड। और इसलिए हमने कहा कि टाइफॉइड के केस में कैरियर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैरियर है इनको साइन सिम्टम नहीं आ रहे होंगे लेकिन इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। टाइफॉइड मैरी के बारे में आपकी एनसीईआरटी बात कर रही है। ये एक कुक थी और इसका नाम है मैरी मेलन एंड इट इज अ वेरी वेरी फेमस केस ऑफ अ कैरियर इन द डिजीज एपिडेमियोलॉजी ऑफ द टाइफॉइड। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे बताइए इसको डायग्नोज कैसे करें, हाउ डू यू डायग्नोज टाइफॉइड? बताइए टाइफॉइड को कैसे डायग्नोज किया जाता है, जल्दी बताते जाइए बेटे फटाफट। विडाल टेस्ट में आप क्या चेक करते हैं? चलिए एनसीईआरटी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, मुझे बताइए विडाल टेस्ट में आप क्या चेक करते हैं? व्हाट इज इट दैट यू चेक इन विडाल टेस्ट? विडाल टेस्ट को में क्या चीज को ढूंढा जाता है? ब्लड के अंदर किसी चीज को ढूंढा जाता है। तो देखिए अगर साल्मोनेला टाइफी बॉडी में घुसा है तो एंटीजन गया होगा साथ में, और उन एंटीजन्स के खिलाफ आपकी बॉडी ने क्या बनाई होगी? एंटीबॉडीज। सो इसका मतलब ये एंटीबॉडीज है जिनको आप क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर, विडाल टेस्ट में। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये विडाल टेस्ट है, लेकिन विडाल टेस्ट की एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये सेकेंड वीक में पॉजिटिव आता है, तो बहुत अर्ली टाइफॉइड इंफेक्शंस में विडाल टेस्ट जनरली नेगेटिव आएगा टाइफॉइड होने के बावजूद भी, क्योंकि इस रिस्पांस को आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए बहुत जल्दी अगर आपने टाइफॉइड को चेक करना है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाले चैप्टर पे जाइए, बायोटेक्नोलॉजी पे, जहां पर 2 डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में उन्होंने बताया है। पीसीआर की अभी जरूरत नहीं है, इट कैन बी वेरी इजीली एंड इन वेरी अर्ली स्टेजेस कैन बी डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। बिल्कुल करेक्ट है, एलाइजा की मदद से बहुत जल्दी आप टाइफॉइड को डायग्नोज कर सकते हैं। अब एक और चीज ये बताइए कि ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली इफ इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज द ट्रीटमेंट विल बी एंटीबायोटिक्स। कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो आपको बेटे अभी कई साल लगने हैं लिखने के लिए, अभी आपको 8-9 साल पढ़ना पड़ेगा, तब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आएगी कि आप किसी को लिख करके एंटीबायोटिक्स दीजिए। अभी एंटीबायोटिक्स का नाम याद करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एमबीबीएस जब आप करेंगे तब आप सीखेंगे, फिर आप किसी को लिखेंगे, अभी आपने किसी को नहीं लिखनी है। यस, लेकिन ये याद रखिए कि बैक्टीरिया है तो मुझे एंटीबायोटिक देनी होगी, और एंटीबायोटिक अगर मैंने शुरू करनी है तो फुल स्ट्रेंथ में और कंप्लीट कोर्स देना चाहिए। अगर आपने एंटीबायोटिक को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, कम डोजेस में किया, पूरा कोर्स नहीं दिया उसका, तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, कैरियर स्टेट भी डेवलप हो सकती है। सो इसलिए एक बार आपने डिसाइड किया कि एंटीबायोटिक देनी है, सो वो फुल कोर्स फुल स्ट्रेंथ में आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। प्रिवेंशन, किसी भी वाटर बॉर्न डिजीज का प्रिवेंशन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सैनिटेशन। सो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर डिजीज कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट हो रही है तो डिजीज को प्रिवेंट करने का तरीका मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि मुझे हाथ धो लेने चाहिए खाना से पहले, खाने को अच्छे से पकाना चाहिए, पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए। ये वो सिंपल चीजें हैं जिसकी मदद से टाइफॉइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक वैक्सीन भी आती है जो कि हम किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में बच्चों को कई बार देते हैं, ओरल वैक्सीन भी आती है,
दूसरी तरह की वैक्सीन भी आती है, बट अगेन इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ डिस्कशन एट क्लास 12th लेवल फॉर नीट एंट्रेंस एग्जाम। सो इतनी बातें आपको टाइफॉइड के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद जो डिजीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसा मैंने आपसे कहा था, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल क्लास है। बताइए निमोनिया किसे कहते हैं? सो व्हाट इज निमोनिया? बताइए निमोनिया कहते किसे हैं, ये बताइए। व्हाट वुड बी निमोनिया? It is basically pneumonitis. It is pneumonitis. It is inflammation of lungs and the membranes. अगर आपको याद है प्लूरल मेम्ब्रेन, सो उसके लिए भी आप क्या कह सकते हैं? न्यूमोनाइटिस कह सकते हैं। न्यूमोनाइटिस, आइटिस शब्द जब भी आता है इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। आंसर बहुत सही था कि देयर वुड बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, द टिश्यू ऑफ द लंग एज वेल एज द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज प्लूरा। कॉज बताइए, कॉज बताइए बेटे, निमोनिया के कॉज बताइए। सो निमोनिया में आपने एक कॉज बताया बैक्टीरियल, एक कॉज बताया बैक्टीरियल, और बैक्टीरियल में आपने कहा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हम न्यूमोकोकल निमोनिया भी कह सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया भी कह सकते हैं। और बताइए कोई वायरस, क्या कोई वायरस भी कर सकता है निमोनिया को? बताइए, क्या कोई वायरस भी निमोनिया कर सकता है? कोई वायरस निमोनिया कर सकता है क्या? एक बच्चे ने बहुत अच्छा कहा कि सर यस, एक बैक्टीरियल कॉज और हो सकता है। यू आर राइट, दिस कॉज कैन बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नॉर्मली। हालांकि फिर आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बोला है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एच इन्फ्लुएंजी नॉर्मली चिल्ड्रन में, बैक्टीरियल कॉज जनरली बच्चों में एच इन्फ्लुएंजी ज्यादा देखने को मिलता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड एडल्ट निमोनिया ज्यादातर आपको स्ट्रेप्टोकोकस से देखने को मिलेगी। यस, वायरस के बारे में किसी ने कुछ बताया क्या? अब देखिए बेटे, इतना हल्ला मचा हुआ है कोविड-19, कोविड वायरस, कोरोना वायरस। आपने डायग्नोज किया सीटी स्कैन की मदद से बेटे। लोगों ने कहा कि जो ये ग्लास अपीयरेंस होती है, इसके अंदर सीटी स्कैन के अंदर जो लंग टिश्यू इन्वॉल्व होता है, दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ कोविड-19। सो दिस इज अ वायरस दैट कैन एक्चुअली कॉज बेटे निमोनिया। इन्फ्लुएंजा वायरस कैन एक्चुअली कॉज बेटे निमोनिया। बहुत से वायरस क्या कॉज कर सकते हैं? निमोनिया। और निमोनिया बेटे फंजाई भी कॉज कर सकते हैं। सो निमोनिया जो है वो फंगस भी कॉज कर सकती है। आपकी एनसीईआरटी एचआईवी में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की बात कर रही है और इन्फेक्शंस की बात कर रही है, और किसी जमाने में इसको न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया कहते थे। अब इसको कुछ और कहा जाता है, वो बाद में बात करेंगे जब एचआईवी की बात करेंगे। लेकिन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, फंगस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ निमोनिया। सो वेरिड रीजंस फॉर वेरिड टाइप ऑफ पैथोजेंस, बट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली द बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ निमोनिया। अब मुझे बताइए कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? लंग इन्फ्लेम्ड हुआ है बेटे, बताइए साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहली चीज बहुत बढ़िया किसी ने बताया कि द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम वुड बी बेटे डिस्निया। व्हाट इज डिस्निया? डिस्निया किसे कहा जाता है? ये बताइए, डिस्निया किसे कहा जाता है बेटे? जल्दी बताइए, डिस्निया किसे कहते हैं? डिस्निया इज एबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग। जनरली सांस आप ले रहे हैं, इसका आपको ध्यान नहीं आता, लेकिन अगर किसी वजह से आपका ध्यान बार बार इस चीज पर जा रहा है कि आपको सांस लेना पड़ रहा है, जिसमें इंक्लूड हो सकता है पेनफुल ब्रीदिंग, सो ये कंडीशन पेनफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ध्यान जा रहा है कि आपको सांस लेना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? डिस्निया। बिल्कुल ठीक कहा है बच्चों ने बेटे, चिल्स, राइगर्स, और साथ में बेटे फीवर। और ये फीवर बेटे हाई ग्रेड हो सकता है। ये फीवर कैसा हो सकता है? हाई ग्रेड। इसके अलावा यस यू आर राइट, कफ हो सकता है, साथ में स्पूटम प्रोड्यूस हो सकता है, स्पूटम में ब्लड आ सकता है। इस कंडीशन को आप कहते हैं हिमोप्टिसिस। और इसके अलावा देयर कैन बी चेस्ट पेन। चेस्ट पेन इसलिए क्योंकि प्लूरा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो रही है साथ में, तो खांसी करने पर चेस्ट में पेन हो सकता है। ऑब्वियसली द रेस्पिरेटरी रेट वुड बी हाई एंड दिस कंडीशन वुड बी कॉल्ड एज टेकिपनिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टेकिपनिया। सो डिस्निया, टेकिपनिया, चिल्स, राइगर्स, फीवर, कफ, स्पूटम, चेस्ट पेन, ये सारे के सारे सिंपल जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ऑब्वियसली।
एंड इट कैन लीड टू, अब मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक एग्री करता हूं, देन आई कैन से दैट इन सिवियर इन्फेक्टेड केसेस यू विल फाइंड द ब्लूइश tinge that may be present in the lips and the nails. The condition is called as cyanosis. That means the percentage of the deoxygenated hemoglobin is higher than normal in the blood, and this can cause the bluish discoloration of the lips as well as the nails. इस condition को आप क्या कहते हैं? cyanosis. And let us not forget bacteremia and septicemia are common. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, बहुत छोटे बच्चे में और बहुत ज़्यादा एज के आदमी में निमोनिया बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए कोविड-19 में भी हम छोटे बच्चे और बहुत बड़े लोगों में अगर निमोनिया हो रही थी तो हमें पता था कि इनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो लोग हैं जिनको हमने प्रिजम्पटिवली बेड कम होने के बावजूद प्रिफरेंशियली बेड प्रोवाइड करे, आईसीयू में अरेंज किया, वेंटिलेटर्स को अरेंज किया, क्योंकि ये ज़्यादा ससेप्टेबल है। और इस टाइम पर एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ये कंडीशन क्या हो सकती है? काफी डिफिकल्ट हो सकती है। आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? बैक्टीरियल निमोनिया को डायग्नोज करने का तरीका क्या है? स्पुटम बेटे बलगम को कहते हैं। सो जो आप खांसते हैं तो द थिंग दैट इज द फ्लेम, PHLEGM इज कॉल्ड एज स्पुटम। शाबाश, बताइए बेटे डायग्नोस कैसे करेंगे? यस, यू कैन डू एक्सरे, और एक्सरे में आपको इस तरह से कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। यस, दिस इज ट्रू। लेकिन इसकी जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो आप बेटे कल्चर पे करेंगे। सो आप इसका क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया का कल्चर कर सकते हैं। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो फाइनल डायग्नोसिस है, जो सबसे अच्छी डायग्नोसिस है, वो बैक्टीरियल कल्चर हो सकती है। आपने बेटे मटेरियल लिया जिसमें आप ये सोच रहे हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसकी आपने स्लाइड बनाई और आंख के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे आंख से आपने देख लिया कि ये कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये डायरेक्टली इस कल्चर से एक और फायदा है कि आप जो है एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। एज अ पैथोलॉजिस्ट आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया पर ये एंटीबायोटिक काम कर रही है, ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, इससे उसको ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा आसानी होगी। यस, आरटी-पीसीआर तो सब जगह बेटे, लेकिन आरटी-पीसीआर फिर मैंने आपसे कहा बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ज्यादातर केसेस में हम निमोनिया बड़ी आसानी से पहले ही क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं। आरटी-पीसीआर, पीसीआर को कई बार पीपल्स चॉइस रिएक्शन कहा जाता है। इसने रिवोल्यूशनाइज किया है, कैरी मुलिस नाम था साइंटिस्ट का, तो इसने रिवोल्यूशनाइज किया है बेटे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को। आप बहुत जल्दी, बहुत कम अर्ली स्टेजेस में भी डायग्नोज कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट इज स्टिल नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इट हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड। अगर आप काम को आसानी से कम पैसे में कर सकते हैं, ये भी एज अ डॉक्टर आपको बाद में सोचना पड़ेगा। आप हर एक आदमी को ये नहीं कह सकते हैं MRI करा ला, आप हर एक आदमी को 25-30 हजार का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकता। हो सकता है बेचारे के पास पैसे नहीं है, वो नहीं करा पा रहा। इससे बेहतर ये है कि आप जो अपनी क्लिनिकल एक्यूमेंट से जाकर के आपको लग रहा है ये डिजीज होगा, आपने 3-4 हजार में उसकी दवाइयां देकर के उसका ट्रीटमेंट ही कर दिया। दैट विल आल्सो प्रूव। सो दैट मींस आप कॉमन सेंस को कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेडिकल में जो लोग करते हैं, वो जो प्रैक्टिस है, वो केवल साइंस नहीं है, आर्ट भी है। इट्स अ ह्यूमन बीइंग जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और उसके साथ में इमोशनल एस्पेक्ट्स, एम्पैथी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपको दूसरे के शूज में पैर रख के देखना पड़ता है कि मैंने तो लिख दिया इसको 1 लाख रुपए का टेस्ट, ये करा भी पाएगा कि नहीं करा पाएगा। ये सारी चीजें आपकी जो है अब सारी चीजें आएंगी, और दैट मेक्स दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट्स अ वेरी वेरी गुड कैरियर। यू नॉट ओनली ट्रीट द पर्सन, you actually become a sort of guide, a mentor to the person, और उसको आप हर तरह से ध्यान में रख के ट्रीटमेंट लिखते हैं। सो यस, यू आर राइट, आपने ट्रीटमेंट कर दिया। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन हमारा छूट गया बेटे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए। इट इज अ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह? सो इट इज बेसिकली ड्रॉपलेट। सो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में बेटे ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न दो तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमने एक कहा ड्रॉपलेट, और देखिए ड्रॉपलेट में क्या होता है, जब आप बोल रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इसके अंदर बेटे ये पैथोजन प्रेजेंट होता है। और इसीलिए क्योंकि इसका एक डिस्टेंस है जिस पर ये ट्रेवल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट, कितना जा सकता है। इसीलिए कोविड-19 भी बेटे ड्रॉपलेट से जा सकता है। एक्चुअली ये बाद में हमें पता लगा एयरबॉर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज केवल ड्रॉपलेट से जा रही है तो 6 फीट की दूरी जो होती है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने
हमने कहा कि जो दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। तीसरी चीज ये समझिए कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे मुंह से ड्रॉपलेट निकल करके से फॉर एग्जांपल मोबाइल की स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल लैपटॉप की स्क्रीन पर गिर गए, वहां पर ये डिपॉजिट हो गया ड्रॉपलेट, किसी ने आकर के अपना हाथ लगाया उसके ऊपर और उस हाथ को वो अपने मुंह तक ले गया, तो ये इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो ये इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए हमने एक और बात कहा था कोविड-19 में कि आप बार बार हाथ को धोइए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो तरीके हैं जिससे निमोनिया क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। और कोई भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बड़ी आसानी से स्प्रेड हो पाएगा अगर ओवर क्राउडिंग होनी शुरू हो जाए। अगर एक ही कमरे में बहुत सारे लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह के जो ट्रांसमिशन है उसकी संभावना क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, बार बार हाथ को धोना, मास्क पहनना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, ना केवल निमोनिया के लिए बल्कि हर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। आई होप दिस रैशनल इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे यह बताइए कि इसका ट्रीटमेंट हमें पता है एंटीबायोटिक किया जाता है और प्रिवेंशन की बात भी हमने कर ली। तो अगली डिजीज देखते हैं बेटे फटाफट। चलिए, कहां गई? कॉमन कोल्ड। चलिए कॉमन कोल्ड के बारे में बताइए, बताइए कॉजेटिव एजेंट कौन है। सो द नेक्स्ट डिजीज इज कॉमन कोल्ड। बताते चले जाइए बेटे फटाफट। कॉमन कोल्ड में मुझे ये बताइए कि कॉजेटिव एजेंट कौन है। राइनो वायरस। राइनो वायरस। राइनो का मतलब क्या है बेटे? राइनो का मतलब क्या है? शाबाश। राइनो का मतलब क्या है बताइए। यस यू आर राइट, इट इज राइनो वायरस। मुझे बताइए राइनो का मतलब क्या है? राइनो किसे कहते हैं बेटे? राइनो शब्द किसके लिए आता है? नोज। नोज। सो इसका मतलब इसकी जो प्रिफर्ड साइट है, इसकी जो प्रिफर्ड साइट है ह्यूमन बीइंग्स में जहां पर ये लॉज करता है अपने आप को, वो नेजल कैविटी है। और नेजल कैविटी में क्योंकि एयर का भी काउंटर करंट होता है तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बेटे बाकी बॉडी से। तो इसका मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास नेजल टेम्परेचर होगा, एंड दैट इज द प्रेफरेबल टेम्परेचर रेंज फॉर राइनो वायरस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट एक्चुअली अफेक्ट्स एंड लॉजेस इटसेल्फ इनटू द नेजल कैविटी। क्यों? क्योंकि नेजल कैविटी में जो टेम्परेचर है बाकी बॉडी से क्या होता है? कम होता है। अब देखिए इसमें जो शब्द आ गया, ये आ गया कॉमन कोल्ड। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा कॉमन कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि केवल कोल्ड सीजन में होता है। इट इज नॉट ट्रू कि ये केवल कोल्ड सीजन में होता है, गर्मियों में भी लोगों को जुकाम होता है। और पिछली बार भी मैंने आपसे ये कहा था क्योंकि ठंड के मौसम में ओवर क्राउडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए स्प्रेड ज्यादा आसानी से कर सकता है। सो दैट इज व्हाई द टर्म स्टिक्स। इट इज कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड, बट बीज डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इट हैपेंस एक्सक्लूसिवली ओनली इन द विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स में इसकी इंसिडेंस, इसका स्प्रेड बढ़ जाता है। उसकी वजह हमने बताया कि मोस्ट लाइकली हो ये रहा है कि ठंड के मौसम में लोग घर के अंदर ज्यादा रहते हैं और इंडोर एनवायरनमेंट्स में क्योंकि वेंटिलेशन की कमी होती है, इसीलिए जो परसिस्ट करते हैं ये जो ड्रॉपलेट वगैरह हैं, और चांस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर पर्सन एक्चुअली इंक्रीजेस, एंड दिस कैन हैपन इन वेरियस क्लासरूम्स एटसेट्रा सेटिंग्स एज वेल। सो वो अलग बात है, लेकिन आपको समझ में आ गया राइनो वायरस। अब मुझे बताइए कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? जल्दी बताइए, साइन एंड सिम्टम्स क्या है बच्चे? शाबाश। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये मैं बार बार क्यों भूल जा रहा हूं? ये मैं बार बार भूल जा रहा हूं। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। आप मुझे याद दिलाइए कि सर दूसरी चीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए बेटे। वही बिल्कुल सेम आपने कहा जैसे ड्रॉपलेट होता है बेटे, वही ड्रॉपलेट। फिर वो आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग, आपको पता है जो कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स वगैरह है उन सब से ये क्या हो सकता है बेटे? ट्रांसमिट हो सकता है। मुझे बताइए साइन सिम्टम क्या आएंगे? शाबाश बताइए। सो हमने कहा ड्रॉपलेट, और हमने ये कहा कि वो जो हैंड से ये सारी कहानी होती है, और हमें पता चल गया कि ये थोड़ा आपको डॉक्टर जैसी राइटिंग लग रही होगी। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, इसको ठीक कर लेता हूँ। तो डॉक्टर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप गलत प्रोफेशन में हैं बेटे। सो आपकी राइटिंग खाली आपके और केमिस्ट की समझ में आना चाहिए, है ना बेटे? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, ड्रॉपलेट का। तो हमने ये कहा कि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, और साथ में वो ड्रॉपलेट डिपॉजिट हो गए तो बेटे सरफेस से भी हाथ के थ्रू जा सकता है, और हमें प्रिवेंशन भी पता है, बार बार नहीं करेंगे इस बात को। साइन सिम्टम अभी आपने बहुत बढ़िया बताया। देखिए फीवर होता है, लेकिन फीवर वुड बी लो ग्रेड। फीवर वुड बी लो ग्रेड, जनरली फीवर विल बी लो ग्रेड। वायरल प्रोड्रोम में बेसिकली माइल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो मायल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि मसल पेन्स, वीकनेस, फटीग, वायरल इंफेक्शन में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है बेटे। कोविड में भी लोगों को देखा गया है कि उनको बहुत ज्यादा क्या होती है, कमजोरी महसूस होती है, मसल्स में पेन होता है। ये सारी चीजें वायरल इंफेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। और फिर हमें नोज को नहीं भूलना चाहिए। यू विल हैव राइनोरिया, रनिंग नोज, और देयर कैन बी ब्लॉकेज, ब्लॉक भी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली दिस वुड बी एसोसिएटेड विद स्नीजिंग। स्नीजिंग वो फोर्सफुल एक्टिविटी है जो कि ड्रॉपलेट को सबसे ज्यादा दूर तक लेकर के जा सकती है। तो स्नीज में काफी प्रेशर होता है बेटे, और इस स्नीजिंग की वजह से ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। सिंपल बोलने में ड्रॉपलेट उतनी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे जितना अगर कोई जना स्नीज कर रहा है तो और ज्यादा दूर जा सकता है। यस, यू आर राइट, द कंडीशन वुड बी कॉल्ड एज मलेस। दैट इज व्हाई आई लव दिस बैच। बहुत शानदार मजा आ रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि आप प्रिपेयर करके बैठे हैं बेटे, प्रिपेयर करके बैठे हैं। और देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो जो प्रिपेयर्ड जना होता है वो उसको ग्रैब कर लेता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लक। सो अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है बेटे, लेकिन जो अनप्रिपेयर्ड है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको और दुख होगा। उसको ये नहीं समझ में आएगा, अरे यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने काश तैयारी की होती। ये अपॉर्चुनिटी तो आई थी, सबके सामने आएगी बेटे। जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की जरूर देगी। आपकी आंख उस टाइम खुली है, आप जागे हुए हैं कि नहीं है, आप तैयार हैं कि नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। दैट इज द मेन क्वेश्चन। So this is what I call as luck, when the opportunity and there is a person who is prepared to take up this opportunity। आएगी जरूर। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत आसान आएगा, आपके करे हुए क्वेश्चन आएंगे ठंडे दिमाग से। केवल आपने इन क्वेश्चंस को खत्म करना है बेटे। जूलॉजी शुड बी सच कि मुझे बहुत टाइम मिले बाकी सब्जेक्ट्स को करने के लिए, और जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक होने चाहिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी करिए थोड़ी बहुत। सो मैंने ये कहा कि ये, और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी क्लियरली कह रही है कि ये इन्फेक्ट नहीं होगा। सो लंग्स इन्फेक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सो लैरिंग्स तक के पार्ट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, इस एरिया को आप क्या कहेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो दिस विल बी द पार्ट दैट वुड बी मोस्ट लाइकली इन्फेक्टेड। इट इज नॉट गोइंग टू गो इनटू द टर्मिनल एयर पैसेजेस, फॉर एग्जांपल लंग्स, यहां पर ये नहीं पहुंचेगा। आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी। देखिए, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर चीज के है। आप हायर मेडिसिन की क्लासेस पढ़ेंगे तो कुछ केसेस में कॉमन कोल्ड लंग्स तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा वी हैव टू स्टडी hard, and more importantly we have to study smart. And if NCERT says that it does not infect lungs, which it does not in majority of the cases, this is what our answer should be in the NEET entrance examination. I hope this is absolutely clear. common cold के बारे में हमें ये कहानी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। मैं मलेरिया अभी नहीं करा रहा हूं, अगली क्लास में इसको टाइम पे लेंगे। पहले मैं बाकी चीज़ें ख़त्म करता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। अभी मलेरिया को छोड़ देते हैं, इफ टाइम परमिट्स वी विल डू इट। थोड़ा सा लेंथी डिस्कशन हो जाएगा, मेरे ना इतना मना करने के बावजूद हमें थोड़ा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा। लेट अस कम टू एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या कॉज करता है बेटे ये, व्हाट डज इट कॉज, बताइए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पहले तो ये बताइए कि किस ग्रुप का पैथोजन है। सो ये पैथोजन जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। सो द आंसर इज इट इज अ प्रोटोजोन। इट इज अ प्रोटोजोन। सो इट इज अ प्रोटोजोन। क्या कॉज करता है बच्चे। अब मैं आपसे दो शब्द लिख रहा हूं बेटे, ये दो शब्द लिख रहा हूं, मुझे इसके बीच में डिफरेंस बताइए। इन शब्दों के बीच में मुझे डिफरेंस बताइए बेटे, डायरिया और डाइसेंटरी। आपने कहा कि डायरिया नॉर्मली, देखिए जनरली डायरिया, देखिए इधर देखिए, डायरिया कैन बी वायरल। डायरिया का मतलब है लूज मोशंस। सो 12वीं के बच्चे को पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो लूज मोशन है। लूज मोशन का मतलब यह है सेमी फॉर्म्ड या लिक्विड फॉर्म में जो स्टूल पास हो रहा है 3 या 3 से ज्यादा बार। तो फ्रीक्वेंसी 3 या 3 से ज्यादा बार अगर 24 घंटे में है, लूज स्टूल्स हैं, हमने कहा यह डायरिया है।
very common, it is viral. And very correct बेटे, very impressive. And this is बेटे रोटावायरस, खास तौर पे बच्चों में, और इसीलिए बच्चों में डायरिया में पीडियाट्रिशियन को आपने देखा होगा कि वो जनरली ऑलमोस्ट ऑलवेज, जब तक वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते, डायरिया में एंटीबायोटिक नहीं लिखते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स डू नॉट ट्रीट वायरल इंफेक्शन एंड एक्चुअली एंटीबायोटिक्स कैन वर्सन द डायरिया एंड देयरफॉर बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस आर कॉज्ड बाय रोटावायरस स्पेशली इन चिल्ड्रन, केवल नमक चीनी का घोल कटोरी चम्मच से कहते हैं कि पिलाते जाइए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, जीवन रक्षक घोल पिलाए जाइए. सो ये दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज ऑफ वायरल डायरिया. बट डायरिया कैन आल्सो बी बैक्टीरियल, इट कैन ऑल्सो बी बैक्टीरियल, बल्कि मुझे कहना चाहिए द डिसेंट्री कैन बी बैक्टीरियल, द डाइसेंट्री कैन बी बैक्टीरियल एज वेल एज प्रोटोजोन. और प्रोटोजोन में आपने ये कहा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और यहां पर बैक्टीरियल डाइसेंट्री वुड बी शिगेला. So please try to remember the name of this pathogen. This bacteria is a common cause of dysentery. Dysentery में diarrhea plus abdominal pain. So there is pain abdomen, there is mucus or stool in blood. ये होता है बेटे. सो इसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डायरिया से डाइसेंट्री को. डाइसेंट्री में पेन एब्डोमेन और स्टूल के अंदर फीसीज के अंदर म्यूकस और ब्लड आ सकता है, म्यूकस और ब्लड आ सकता है. यस, देयर कैन बी माइल्ड फीवर एज वेल. सो ये सारी चीजें डाइसेंट्री में होती हैं, ये डायरिया में नहीं होती. डायरिया वुड बी सिंपली वाटरी डायरिया. और ये जो डाइसेंट्री है, जब इसमें ये साथ में होना शुरू हो जाए तो आप डायरिया ना कह करके डाइसेंट्री कहते हैं. डाइसेंट्री बैक्टीरियल भी हो सकता है, बेसिलरी डिसेंट्री, इसको आप शिगेला बैक्टीरिया याद रखिए. इट कैन बी अमीबिक डिसेंट्री. दिस इज द पैथोजन व्हिच इज कॉल्ड एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. हिस्टो का मतलब है टिश्यू और लाइसिस का मतलब है तोड़ना, और इसीलिए ये इंटेस्टाइन में जाकर के जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके टिश्यू का ब्रेक डाउन करना शुरू करता है. एंड दैट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन द स्टूल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलिटिका. इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलिटिका. ये ब्रेक डाउन करता है किसका? टिश्यूज का. दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में एक छोटी सी बात और आपको बता रहा हूं कि इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है. यस, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए फिर भूल गए, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर भूल गए बेटे प्लीज. सो देखिए कितना आसानी से कोई चीज एग्जाम में गलत हो सकती है. मेरे जैसा आदमी बार बार क्या भूल रहा है बेटे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन. प्लीज बताइए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? सो बेटे फीकल ओरल रूट, यस, एंड अ मैकेनिकल कैरियर कैन बी हाउस फ्लाई. A mechanical carrier can be housefly, no doubt about it, but basically the mode of transmission will be fecal oral. And if it is fecal oral, बेटे we know what would be the preventive measures. Preventive measures क्या होंगे? ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है. आप जानते हैं सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, ये सारी की सारी चीजें आएंगी. लेकिन एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि ये जो सिस्ट होती है, एक तो मैंने आपको बताया बहुत रेजिस्टेंट होती है. इसका डायग्नोस स्टूल एग्जामिनेशन से किया जाता है. स्टूल एग्जामिनेशन में आप ओवा और सिस्ट देख सकते हैं सीधा, और दैट इज व्हाई बेटे दिस इज द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस. दिस इज द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस.